हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे एक बेसिक्स क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये प्रॉब्लम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इंटीजर टाइप ये प्रॉब्लम है। तो इसका कुछ भी आंसर होगा तो 1 मतलब 0 से लेकर 9 तक ही, मतलब कोई भी इंटीजर आंसर इसका होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसा कि अब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे कर चुके हैं। अब इसका परमानेंट मैग्नेट यानी कि इसका जो मेन चैप्टर है मैग्नेटिज्म का मेन चैप्टर, उसमें हम एंट्री करेंगे। सो अब हम आ चुके हैं इंटीजर टाइप। इससे पहले हम सारा टाइप कवर अप कर चुके हैं। तो अब हम लास्ट टाइप जो आता है मैग्नेटिज्म को, उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद आपका चैप्टर कौन सा शुरू होगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म के बाद EMI, फिर AC, मतलब ऑलमोस्ट आपका खत्म है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, और फिर से हम 11th वाले पार्ट जो भी है उसको हम रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके हैं। 11th पार्ट में कुछ टॉपिक बचा है, जैसा कि COM, सेंटर ऑफ मास, और भी कुछ बेसिक कॉलिजन तो हम देख लिए थे। कॉलिजन वाले चैप्टर में हम कौन सा देखे थे, इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इस चैप्टर में भी हम कॉलिजन देख चुके थे और उसमें एसेशन देख चुके हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। तो एसेशन, फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन, ये भी हम कवर अप कर चुके हैं। रोटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको भी हम कवर अप कर लिए हैं। और आपका कोई भी बेसिक सा चैप्टर हो, जैसा कि NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM, ये भी कवर अप कर चुके हैं। इसमें आपका एक बेसिक सा चैप्टर आ जाता है, वो है आपका फ्रिक्शन। फिर आ जाता है आपका सर्कुलर मोशन। तो ये सब बेसिक पार्ट जो कि 11th वाला टॉपिक है। हालांकि 11th पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि ये जो चैप्टर है, जैसे मैग्नेटिज्म है, तो अब जो भी क्वेश्चन IIT JEE पूछता है तो उसमें मिक्स कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। मतलब 2-3 कंसेप्ट को, चाहे वो 12th पार्ट का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको क्या कर देता, मर्ज करके, मैकेनिक्स वाले कंसेप्ट को मर्ज करके फिर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म यूज करता है। तो 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है। तो अब जो है, जैसा कि अब तक हम देख रहे थे कि चैप्टर वाइज, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, EMI हो, AC हो, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, तो अब हम देखेंगे, अब जो नया लेक्चर आएगा उसमें आप देखेंगे कि 2-3 कंसेप्ट को जो मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम काम करेंगे। तो ये बेसिक सा, यानी कि ये जो आपका है बेसिक मैग्नेटिज्म, जो कि अभी हम कवर अप कर चुके हैं। अब हम आएंगे परमानेंट मैग्नेट पे। उसके बाद आपका क्या है, AC और EMI, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है, तो उस पर टाइम बहुत लगेगा। उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स है, वो फुल्ली JEE मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, JEE मेंस का, जो कि इसी मंथ में होने वाला है, और नीट का, जो कि जून में है, 12 जून को है। तो JEE मेंस का तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये मतलब पूरा अप्रैल और मई के बीच में सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका, जो भी स्लॉट आपका मिल रहा है। तो अप्रैल और मई में आपका सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा JEE मेंस का, चाहे वो फर्स्ट स्लॉट हो या सेकेंड, दोनों टर्म इसी में कवर अप हो चुका रहेगा। तो इसमें तो उसको हम कवर अप कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट हम सारे कवर कर लिए हैं। तो बेसिक पार्ट है। तो JEE मेंस के लिए हम लास्ट में लाएंगे। अभी हम फोकस मेनली हम JEE एडवांस पे कर रहे हैं मेनली, क्योंकि उसका भी जो एग्जाम होगा, अगर JEE मेंस अप्रैल और मई में अगर ख़त्म हो जाता है, तो जो नीट का एग्जाम है ऑलमोस्ट उसी मंथ में आपका JEE एडवांस का भी एग्जाम इसी मंथ में हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट आप क्या समझ सकते हैं, जून में इसका, जून लास्ट वीक में हो जाए
या मिड जून, यानी कि जून में आपका एग्जाम जेईई एडवांस का हो जाएगा। तो उससे पहले हम सारे को कवर कर लेंगे, यानी कि इसी मंथ में पर्टिकुलर। इसमें आपका कितना है, अभी 20 चल रहा है, 20 अप्रैल। अब आपका ऑलमोस्ट 10 डेज है, तो इसमें हम क्या खत्म कर लेंगे, पूरा मैग्नेटिज्म खत्म कर लेंगे। फिर आपका बचेगा एसी और ईएमआई। ईएमआई में बहुत टाइम लगेगा, एसी में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद वापस से हम फिर से मैकेनिक्स पार्ट को थोड़ा सा रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। मतलब अब जो है आपका, मतलब सारा सिलेबस को ऑलमोस्ट हम खत्म कर लिए हैं। अब 2 चैप्टर बचा है, तो उसको भी हम आगे कवर करने का कोशिश करेंगे। और इस पर जितना भी प्रॉब्लम आ सकता है, पहले तो हम रिव्यू करेंगे कि और भी कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो जिसको हम कवर कर सकते हैं जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जैसा कि हम आपको बताए हैं डीसी पांडे का जो 5 पार्ट है, जिसमें हम कह रहे हैं उसका जो 1 to 5 पार्ट से, उसका रिव्यू हम करेंगे। हालांकि ये लास्ट में काम करेंगे, पहले हम ये सब जेईई ये जो प्रीवियस ईयर PYQ सीरीज को रिव्यू करने के बाद हम आएंगे, क्योंकि अब जो है इम्पोर्टेंट ये है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब जितना बुक को आप कवर अप कर सकते हैं। तो इसमें 5 पार्ट है। इसमें आपका आ जाता है, एक आपका आएगा मॉडर्न फिजिक्स वाला आ जाएगा, मैग्नेटिज्म का आ जाएगा, करंट का अलग आ जाएगा, मैकेनिक्स का अलग से 2 पार्ट, मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों को कवर कर लेंगे। और रही बात इसके बाद डीसी पांडे को कवर करने के बाद हम फिर आ जाएंगे एचसी वर्मा। हालांकि एचसी वर्मा का सारा सॉल्यूशन हम इसी चैनल पे डाल दी है, तो वो आप वॉच आउट कर लीजिए। तो एचसी वर्मा, डीसी पांडे और PYQ, तो ऑलमोस्ट PYQ में हम अब तक मोर देन 3000 प्रॉब्लम जिसको हम इसमें पर्टिकुलर कवर किए हैं। और इसमें हम रिव्यू भी किए हैं कि और भी किसी टाइप का क्वेश्चन जिसमें जेईई एडवांस में बन सकता तो उसको भी हम कवर किए हैं। और रही बात रेफरेंस बुक की, तो एक आपका डीसी पांडे है, ये हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि आप रेफरेंस बुक कोई और भी फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन एचसी वर्मा और डीसी पांडे इसको हम लास्ट में रिव्यू करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको, मतलब जो भी क्वेश्चन कंसेप्चुअली रहेगा, उसको हम सिर्फ फोकस करेंगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि सारे इसके 5 पार्ट हैं, सारे को तो कवर कर नहीं पाएंगे। और रही बात एचसी वर्मा, तो एचसी वर्मा का पहले भी हम रिव्यू कर चुके हैं, तो इसको हम बस कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट अब ये है, इम्पोर्टेंट है आपका कंसेप्ट। आप जो कोई भी बुक को कवर अप कर रहे हैं, आपका क्रिस्टल कंसेप्ट होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट अगर होगा तो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, नीट हो, जेईई एडवांस हो, सारा आपका कवर हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिक से एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इसको कवर करेंगे। उसके बाद अब आपका ये जो लेक्चर है रेगुलर आएगा कुछ दिन, ये अभी रुका हुआ था, इसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। A long circular tube of length that is 10 centimeter and radius that is, तो इसका लेंथ जो है आपको दे दिया हुआ है, इट्स लेंथ that is 10 centimeter। इसका लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस जो आपको दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.3 मीटर। इसका रेडियस भी दिया हुआ है। ए लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब ऑफ लेंथ दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस दैट इज 0.3 मीटर कैरीज ए करंट दैट इज I along its curved surface. A wire loop of resistance that is 0.005 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है एंड रेडियस दैट इज 0.1 मीटर इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब। तो इसका रेडियस ये है। अब इसके अंदर हम एक प्लेस्ड कर रहे हैं जिसका रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है, बोलो।
इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको 0.1 मीटर दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है। और इसमें क्या है, करंट वैरीज विथ दिस इक्वेशन दैट इज आई नोट cos 300t। तो इसमें जो करंट वैरी कर रहा है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। आई नोट इज कांस्टेंट इफ द मैग्नेटिक मोमेंट of the loop that is capital N mu I naught sin 300t, then find the value of capital N। अब कैपिटल N का आप वैल्यू बताइए। तो ये वैसे भी ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें सिंपली जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ते थे गॉस लॉ, और तो वही गॉस लॉ के थ्रू एनालॉजी देखते हैं। जब चार्ज रुका होता है तो हम क्या पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैट में, और जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो हम पढ़ते हैं उसको मैग्नेटिज्म में, और जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है तब हम उसको पढ़ते हैं EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या है, चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव किस रेट से कर रहा है, तो वो हर एक टाइम, यानी कि ये इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन है। अब यहाँ पे करंट मूव कर रहा है, यानी कि चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट तो कुछ होता नहीं है, यानी Q, यानी कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो हुआ वही आपका क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। तो यहाँ करंट मूव कर रहा है और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हम किसमें पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में। जब ये एक्सेलरेशन इसमें आ जाता है तो हम EMI में पढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, बस जैसे उसमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में हम यूज करते हैं गॉस लॉ, इसमें हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, यानी कि इसके अंदर हम क्या किए, एक लूप बनाए, इसका रेडियस ये बड़ा वाला जो आपका लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब, तो इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है 0.3 मीटर, कैरीज ए करंट I अलोंग इट्स कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के अलोंग इसमें करंट का मूव है। अब क्या किए, एक वायर ऑफ लूप ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 0.005, इसका रेजिस्टेंस दे दिया हुआ है, और इसका रेडियस कितना दे दिया हुआ है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है, और इसमें करंट का फ्लो जो कि टाइम का फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि इसमें जो करंट का मूव है वो टाइम का फंक्शन है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब विद एक्सिस, यानी इसी एक्सिस के थ्रू, यानी एक्सिस दोनों का सेम है। और करंट वेरीज इन 0.1 मीटर इज प्लेस्ड दिस वे। और आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कुछ ये होगा। तो आप बताइए इसमें कैपिटल N का वैल्यू। तो इसमें सिंपल सा यूज करेंगे, जैसा कि गॉस लॉ हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, एक इस टाइप से सरफेस बनाएंगे, उसके अंदर का हम सिंपली यूज करेंगे। यानी ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली यूज इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम यूज करेंगे क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका हो जाता है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, I इंटू ए। अब I क्या है, करंट, और A क्या है, तो A उसका हो जाता है एरिया वेक्टर। हालांकि ये आपका क्या है, सर्कुलर ट्यूब है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो हम क्या इसमें यूज करेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लाएंगे क्या, उससे हमको मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा I इंटू ए, नहीं, आपको मैग्नेटिक मोमेंट तो नहीं आएगा। आपको सबसे पहले इसके हेल्प से यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ हम ये देख लेंगे, जैसा कि गॉस लॉ के हेल्प से हम क्या निकाल लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम,
यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ के हेल्प से हम क्या ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो वहां से हम क्या करेंगे, करंट, किसी तरह हम करंट निकालेंगे, क्योंकि आपको तो पता है एरिया तो यू नो दैट पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें मैग्नेटिक मोमेंट में I इंटू ए में ए तो कंफर्म है कि पाई आर स्क्वायर। अब I कहाँ से लाएं, करंट, और करंट के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, पहले हमको लाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालें, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैट में यूज करते थे, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था यूजिंग गॉस लॉ, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है? नहीं, आपसे पूछ रहा है आप बताइए उसका मैग्नेटिक मोमेंट, और आपसे तो कैपिटल एन का वैल्यू पूछा है। यानी कि लास्ट में हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन। तो अब हम क्या यूज करेंगे, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस पे होगा कितना। तो हम यूज क्या करेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, वही जो गॉस लॉ कहता है। क्या कहता है कि एक लूप ले लो, एक लूप, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इस टाइप से लूप ले लेंगे। ये जब भी काम करते हैं तो लूप के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं। यानी कि ये लॉ तभी आप लगा सकते हैं जब आप एक पर्टिकुलर क्लोज्ड लूप के लिए बात कर रहे हैं। ये हम किसके लिए बात कर रहे होते हैं, क्लोज्ड लूप के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आपका ऑब्वियसली क्लोज लूप है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो उसमें हो, जब हम इसमें यूज करते हैं V नोट इंटू डी एल, दैट इज सिंपली इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई, और I का मतलब क्या है, इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड यानी कि उस इनक्लोज्ड, यानी कि ये जो इनक्लोज्ड आपका जो सरफेस है, इसके अंदर कितना करंट का फ्लो हो रहा है, वो क्या हो जाता है, I इंक्लोज्ड। यही अगर गॉस लॉ रहता, एग्जैक्टली यही काम वहां भी करते। E डॉट डी ए, डी ए का मतलब एरिया वेक्टर, यहाँ पे DL है, वहां पे DA होता है। तो E डॉट ए, ये आपका क्या हो जाता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो जहाँ पे एप्सिलॉन नोट होता है, यहाँ पे म्यू नोट हो जाता है। यानी कि दोनों बस, ये आपका क्या हो गया, ये गॉस लॉ हो गया, ये एम्पियर सर्किटल लॉ। एग्जैक्टली दोनों में एनालॉजी है। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, और जब बात कर रहे होते हैं मैग्नेटिज्म में, जब EMI, मतलब तीनों में आपको कमाल का एनालॉजी, मतलब पूरा जो 12th का सिलेबस है चार्ज पे बेस्ड है। तो हम क्या किए, ये क्लोज लूप के लिए बात कर रहे हैं। तो B डॉट DL, DL क्या है, उसका एलिमेंट्री लेंथ। DL इज बेसिकली एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ, ये आपका एलिमेंट्री लेंथ हो जाएगा। और ये DA क्या हो जाता है, यहाँ पे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। जैसा कि यहाँ पे A यहाँ भी एरिया है, वहाँ पे DA है, यहाँ पे DL क्या है, एलिमेंट्री लेंथ। चार्ज इनसाइड यहाँ पे क्या है, म्यू नोट, तो इसका वैल्यू आपको पता ही होगा, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट बाई 4 पाई का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, 10 टू पावर -7। तो इसका हो जाएगा 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एग्जैक्टली। बस इसको हम फॉलो करेंगे। आपका लेंथ पता है, रेडियस पता है, बस अब नीचे वाला हम मिटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जब भी बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, तो वहाँ पे गॉस लॉ और यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ। मतलब कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज गॉस लॉ। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। और दोनों में कमाल का एनालॉजी है, दोनों में क्लोज लूप की बात किया जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे DL एलिमेंट्री लेंथ, यहाँ पे DL, यहाँ पे DA क्या हो गया, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर। यहाँ पे चार्ज इनसाइड, यहाँ पे करंट इनसाइड। सो सारा एनालॉजी है दोनों में। बस अब हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, B डॉट सिंपली DL। ये बात हम कर रहे थे, क्लोज लूप की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, म्यू नोट
इनटू आई इनक्लोज्ड। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो जैसा कि हम बात किए हैं कि इसमें करंट का फ्लो आई है, हमको तो ये पता है ना कि इस जो लॉन्ग सर्कुलर लूप है, ये आपका लॉन्ग सर्कुलर लूप है, इसमें जो करंट का फ्लो है वो आई है, और आपको निकालना है इस लूप में करंट का फ्लो कितना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली बी डॉट डी एल। अब इसका लेंथ, सपोज दैट इसका लेंथ स्मॉल एल ले लेते हैं, और कुछ देर के लिए ये इसका लेंथ को हम कैपिटल एल ले लेते हैं, यानी कैपिटल एल के अंदर जो करंट का फ्लो है वो आई। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए करंट, और वो भी इसके अंदर का करंट चाहिए, यानी ये जो क्लोज्ड सरफेस है, सपोज दैट इसको हम एल ले लिए, स्मॉल एल, एक को स्मॉल एल ले लिए और ये बड़ा वाले को कैपिटल एल लिए, यानी कि जो बड़ा वाला लॉन्ग सर्कुलर लूप है इसका जो लेंथ है वो कैपिटल एल ले लिए। अब क्या करेंगे, इसका जो लेंथ है वो डीएल है, तो डीएल ले भी लिए, दैट इज इक्वल टू म्यू नोट, और यहाँ पे आपका क्या है, डॉट वेक्टर करते हैं, यहाँ भी डॉट करते हैं, मतलब सारा चीज सेम है। अब इसके अंदर करंट हम निकालें, तो करंट तब आई होता है जो कि आपको दिया हुआ है जब ये लॉन्ग सरफेस में, यानी कि जब इसका लेंथ एल हो तब करंट का फ्लो ये। और करंट किस टाइप से मूव कर रहा होता है, क्योंकि ये आपका 2D पिक्चर है, जब 3D देखिएगा तो इसका कुछ इस टाइप से रहेगा, ये फिगर है, तो इसके अंदर पूरा सर्कल में इस टाइप से मूव कर रहा है, क्योंकि आपको सर्कुलर लूप है, यानी कि ये जो है सिलेंड्रिकल टाइप इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो मार्कर है इस टाइप इसका होगा, इसका इस टाइप से होगा। तो इसका लेंथ हम देख लिए, इसका लेंथ एल है, तो क्या करेंगे, आई करंट फ्लो इसमें हो रहा है जब इसके पास लेंथ क्या होता है, कैपिटल एल। अब ध्यान से देखिए, इसके पास लेंथ है क्या, तो इसके पास लेंथ हमको क्या चाहिए, करंट उसकी इनसाइड में, तो टोटल करंट तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि इसके अंदर का करंट क्या हो। तो टोटल करंट आई होता है जब इसका लेंथ एल होता है, जब इसके पास स्मॉल एल लेंथ होगा तब कितना करंट होगा, तो तब इतना करंट होगा, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे होते करंट इनसाइड चार्ज इनसाइड, यानी कि उस पर्टिकुलर, जैसा कि इसमें गॉसियन सरफेस होता है, इसमें भी आप कोई सरफेस ले लीजिए, इसका लेंथ एल है, तो करंट आई होता है तब जब इसका लेंथ एल होता है। अब जब इसके अंदर स्मॉल एल लेंथ होगा तब इसके अंदर इतना करंट होगा। बस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा। और हाँ, आप देखें डॉट वेक्टर है, तो डीएल के बीच में एंगल क्या बनेगा, तो इसमें दोनों के बीच का एंगल, अब जैसे ध्यान से देखिए करंट इधर है तो डीएल का भी डायरेक्शन उधर ही है, जिधर डायरेक्शन, तो इसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, using right hand thumb rule, इसमें हम ये यूज करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B डॉट डी एल, यानी कि लेंथ इसका L, दैट इज सिंपली इक्वल, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, cos 0, क्योंकि ध्यान से देखिए इस टाइप से अगर करंट का मूव हो रहा है तो इधर डीएल भी उधर ही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है। तो जब भी आपको डायरेक्शन की बात हो तो राइट हैंड थंब रूल, ये क्या हो जाता है, ये डायरेक्शन आपका ये जो है 4 फिंगर डायरेक्शन करंट का दिखाता है, और थंब जो डायरेक्शन दिखाता है ये डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इस सर्कुलर वायर में इस टाइप से मूव करेगा, इसका ये थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो डीएल का डायरेक्शन, डीएल क्या है, जिधर करंट का मूव है। अब डीएल का डायरेक्शन वही होता है, ये बार बार हम बताएं इसमें कि डीएल इज डायरेक्टेड अलोंग, इट इज डायरेक्टेड अलोंग, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इटसेल्फ। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन डीएल का भी डायरेक्शन होता है। अब लेंथ उधर ही है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो cos 0 बन रहा है। और वैसे भी आप राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से ले रहे हैं, तो करंट का फ्लो इस एंगल से होगा, तो ये थंब का डायरेक्शन हो, ये आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos 0, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, म्यू नोट। अब करंट इसमें क्या होता है, आई करंट होता है जब इसका लेंथ एल होता है, और जब इसमें स्मॉल एल लेंथ हो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा,
cos 0 दैट इज cos 0 1 हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट I बाय इट्स लेंथ L. सो दिस इज योर वैल्यू. लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा क्या आया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया. हमको क्या चाहिए, I इंटू ए. अब I इंटू ए के लिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये स्मॉल वाले के अंदर वो क्या है, इस रेट से फ्लो हो रहा है. अभी हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट तक हमको पहुंचना है. अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाए, यानी कि बी फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होगा, इसका वैल्यू आपका सिंपली आ गया म्यू नॉट I बाय लेंथ L. अब लेंथ L भी आपको पता है, म्यू नॉट का भी वैल्यू पता है. अब I, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमको क्या चाहिए, I इंटू ए. अब उसको हम किस टाइप से डील करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो इसके चेंज का रेट होता है यही हो जाता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ ये किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा. और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आ गया तो करंट क्या होता है, E बाय आर. रेजिस्टेंस आपको पता है, आपको ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ आपको चाहिए तो आप क्या करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो सिंपली क्या होता है, मैग्नेटिक फाई इट बी डॉट ए. मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, दोनों फ्लक्स क्या होता है, ये आपका बी फ्लक्स हो गया. अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता तो वहां पे क्या लिखते, ई डॉट ए. यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो यहाँ पे क्या लिखे, बी डॉट ए. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंचे. और याद रखिएगा डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है. तो करंट भी उधर ही मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 0. दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया. अब क्या आ गया, आपका आर का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, 0.005. और यहाँ पे करंट किस रेट से मूव कर रहा है, तो I नोट cos 300 इंटू टी. और हमको लास्ट में कंपैरिजन किसके साथ करना है, कैपिटल एन म्यू नोट I नोट साइन 300t. ये आपका आ गया. अब यहाँ से हम अगर बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, आपको चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक बार हमको क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए. ईएमएफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी. एक बार इसको हमको क्या करना है, और फाई का वैल्यू क्या होता है, सो माइनस फाई क्या होता है, बी डॉट ए. ए फॉर एरिया वेक्टर इंटू डी टी. तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आई का वैल्यू. तो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका आ गया म्यू नोट I बाय एल इंटू ए पाई आर स्क्वायर. और इसका एरिया आपको पता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट किए, इसमें करंट का जो फ्लो है वो किस रेट से चेंज कर रहा है, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर हो जाएगा, म्यू नोट एल पाई कैपिटल आर स्क्वायर. और यहाँ से करंट जो इसमें चेंज कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है, I नोट कॉस 300 इंटू टी. तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो म्यू नोट एल पाई कैपिटल आर स्क्वायर. I नोट को I नोट ही रखेंगे. कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो कांस्टेंट टर्म है उसका तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो सिर्फ कॉस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन 300 इंटू टी. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा.
तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आर का वैल्यू। इसको हमको डिवाइड किससे कर देंगे, इसको हमको डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है लास्ट में रेजिस्टेंस से। ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू नोट एल पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई नोट साइन 300t इंटू 300 डिवाइडेड बाई, इसको किससे कर देना है, इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है 0.005। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये ऐसा था ईएमएफ था, ईएमएफ क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये किसके बराबर हो गया, इसको डिवाइड कर दिए, तो ये आपका हो गया करंट। अब इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको क्या चाहिए था, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि आई इंटू ए। ये आपका आई है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी पाई आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू। तो बस इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं रेडियस। तो रेडियस किसका लेंगे, ये बड़ा वाला का या छोटा वाला का। तो जैसा कि इसमें हम यूज कर रहे थे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो जब भी हम यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है इसके इनसाइड आ रहा है, तो रेडियस क्या लेंगे 0.1 ले लेंगे। और ये आपका क्या होगा, इसका लेंथ आपको सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया हुआ है। तो आपका सारा आ गया म्यू नोट बाय एल, तो पाई आर स्क्वायर इधर भी, तो पाई स्क्वायर आर का पावर 4 आई नोट कॉन्स्टेंट साइन 300 इंटू टी इंटू 300 डिवाइडेड बाय 0.005। ये आपका आ गया। अब इसका क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर कर देंगे, कंपेयर द इक्वेशन, कंपेयर द इक्वेशन। इक्वेशन को सिर्फ कंपेयर कर देंगे और यहाँ से कैपिटल एन का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आर के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये म्यू नोट के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, तो म्यू नोट के जगह पे हम करेंगे 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। ऐसे करके लेंथ के जगह पे हम 10 पुट कर देंगे, ये आपका 0.005 आ जाएगा। पाई के जगह पे 3.14, तो इसका पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। आर के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0.01 का स्क्वायर, और आई नोट तो कांस्टेंट है। बाकी आपको कंपेयर किससे करना है, कैपिटल एन म्यू नोट, तो म्यू नोट का वैल्यू आप पुट मत कीजिए क्योंकि म्यू नोट तो म्यू नोट ही रहेगा। आई नोट को भी मत पुट कीजिए, तो यहाँ से आप सिंपली कंपेयर कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपली कंपेयर कर देंगे तो म्यू नोट को म्यू नोट ही रखेंगे। पाई के जगह पे 3.14 का स्क्वायर, आर के जगह पे 0.1 का स्क्वायर, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो वही रहेगा, आई नोट साइन 300 इंटू टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 0.005, इसका लेंथ 10 मीटर, ये आपका आ जाएगा। तो म्यू नोट साइन, अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम इसको इजी करते हैं तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू, यानी कि जो आपसे पूछा था कंपेयर कर रहे हैं, म्यू नोट को तो म्यू नोट ही रखेंगे, बाकी यहाँ से कैपिटल एन का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 6। वैसे भी ये जो प्रॉब्लम था आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इसमें हम क्या क्या सीखे, एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि गॉस लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन, मतलब दोनों में एनालॉजी हम देख के बात किए। रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेडियस कौन सा लेते, क्या हम बड़ा वाला रेडियस लेते यानी ये वाला ले लेते, नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। लेंथ का तो यूज हम कर पाए क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था सिर्फ, बात हम तभी कर रहे हैं कि हमको इनसाइड यानी उस पर्टिकुलर लूप में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, बस हमको वो चाहिए। इसीलिए हम क्या लिए, आई बाय लेंथ एल, और इसका लेंथ एल से एल कैंसिल हो गया और ये वाला कैपिटल एल आया है काम, यानी कि हमको इस पर्टिकुलर लूप में हम ये देख रहे थे कि इसके अंदर करंट कितना है, तभी तो हम निकाल पाए कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा।
और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उसको हम डिफरेंशिएट कर दिए तो हमारा क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए तो हमारा करंट आ गया। करंट आ गया तो हम क्या किए, उसको आई मतलब कि पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी एरिया वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। दैट शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट। और यही तो आपसे पूछ रहा था, तो हम क्या किए, सिंपली दिस क्वेश्चन दिस इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड एम्पियर सर्किटल लॉ इट स्टेल्स द इन पर्टिकुलर लूप B डॉट DL सिंपली इक्वल टू म्यू नोट आई इन इनक्लोज्ड। तो इसके अंदर कितना करंट था, तो टोटल करंट I था जब लेंथ L था, तो जो स्मॉल l के लिए हम करंट निकाल लिए और यहाँ से आपका आ गया बेसिकली ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, उसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ गया, ईएमएफ आ गया, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या आ गया, करंट आ गया, उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट का ये क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपली एम्पियर सर्किटल लॉ का था, जिसमें आपसे ये पूछ रहा था कि इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या यूज किए, एम्पियर सर्किटल लॉ। हमको क्या चाहिए, उसके अंदर का करंट चाहिए, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टेट में देखते तो उसके अंदर का चार्ज चाहिए, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे म्यू नोट हो गया, और सिंपली कंपेयर कर देंगे तो ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, एन का वैल्यू सिंपली आपका 6 आ जाएगा। सो इसमें रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा वाला रेडियस मत ले लीजिएगा 0.3 नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बस इस पर्टिकुलर लूप में, क्योंकि हम यूज क्या कर रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हमको अंदर वाले में देखना था कितना करंट है, और अंदर वाले में कितना करंट था तभी तो हम निकाल पाए कि उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, डिवाइडेड बाय उसको हम क्या कर दिए, रेजिस्टेंस, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से करंट आ गया और लास्ट में उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये बात जितना भी हम अब तक कर रहे थे, ये इस क्लोज्ड लूप की बात कर रहे थे, यानी कि बाहर वाला सिर्फ आपके लिए क्या था, बस इतना था कि उसके अंदर उसका लेंथ 10 मीटर था, करंट आई था, बस इतना यूज था। अब उसका रेडियस मत ले लीजिएगा, बस ये था। सो इट्स एब्सोल्युटली दिस इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्कुलर लॉ, एंड in this question this is asked in JEE 2011.